चलो आइए, वी वर सीइंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसका छोटा सा पोर्शन आपने लास्ट लेक्चर मेरे को पढ़ाने नहीं दिया था। डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, डिसॉल्यूशन दो तरह का होता है, एक होता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा होता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट। हमको यहां पे डील करना है विथ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में क्वाइट हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। ये सारा जो सिचुएशंस हमने देखा था ये डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ही तो था। जब एडमिशन होता है पुराना पार्टनरशिप डिसॉल्व होकर नया पार्टनरशिप स्टार्ट होता है। जब रिटायरमेंट होता है पुराना पार्टनरशिप डिसॉल्व होकर बैलेंसिंग पार्टनर के बीच में नया पार्टनरशिप चालू होता है, राइट। इस यूनिट में हमें डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म देखना है। फर्म को डिसॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला आप कर सकते हो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट एंड दूसरा विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट का इंटरवेंशन से करो या बिना कोर्ट के खुद से कर लो, राइट। सो अगर मैं बात करूं विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, कुछ सिचुएशन में मैंडेटरी डिसॉल्यूशन होते हैं कि डिसॉल्व करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव अ चॉइस। एंड कुछ जगहों पे ऑप्शनल डिसॉल्यूशन है कि इफ यू वांट आप डिसॉल्व कर दो एंड इफ यू वांट तो आप फर्म को कंटिन्यू करो, राइट। देखो ऑप्शनल डिसॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। अगर आपके फर्म में किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाए, यू हैव अ चॉइस। ऑब्वियसली अनलेस आपके फर्म में दो ही पार्टनर हो, यू हैव अ चॉइस। इफ यू वांट फर्म को डिसॉल्व मान लो एंड इफ यू वांट फर्म को कंटिन्यू कर लो। सिमिलरली अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, यू हैव अ चॉइस। इफ यू वांट डिसॉल्व कर लो, इफ यू वांट फर्म को कंटिन्यू कर लो, बराबर। Sometimes one of the partners of a firm dies during the continuation of the firm. In such cases, the firm is dissolved on the death of the partner. This is subject to contract to the contrary. If you want, आप अलग से कॉन्ट्रैक्ट में इसके लिए प्रोविजन बना के रख सकते हो कि एक पार्टनर का डेथ होने पे भी हम पूरे के पूरे फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। अदरवाइज एक पार्टनर के डेथ होने पे फर्म का डिसॉल्व होना ऑप्शनल है। क्लियर है ये बात? सिमिलर इज द केस विथ इंसॉल्वेंसी। नो कंफ्यूजन हुआ यह पक्का, एकदम इजी। ये हमने कल भी देखा था वैसे डेथ के टाइम पे जब हम डेथ और इंसॉल्वेंसी पढ़ रहे थे, राइट। अच्छा, इसी की जगह अगर सारे पार्टनर्स की डेथ हो जाए तो, चार पार्टनर चारों एक कार में जा रहे थे, मैंडेटरी अब डिसॉल्व हो ही जाएगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। द फर्म विल कंपल्सरी बी डिसॉल्व, राइट। सर दो पार्टनर थे, एक की डेथ हो जाए तो मैंडेटरी डिसॉल्व पक्का। सो इंसॉल्वेंसी एंड डेथ ऑफ ऑल द पार्टनर्स वेयर ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट और डेथ, द फर्म इज डिसॉल्व्ड। द फर्म इज ऑल्सो डिसॉल्व्ड व्हेन ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन, or where all the partners except one have become insolvent or died. The reason for the same is that when a partner is declared insolvent by the court, he ceases to be partner from the date of the order of insolvency. जिस दिन आपको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट बोलती है उस दिन से आप पार्टनर नहीं हो सकते, राइट। तो फंडा बड़ा क्लियर है कि अगर सारे पार्टनर्स की डेथ हो गई या एक को छोड़ के सारे की डेथ हो गई, सारे का इंसॉल्वेंसी हो गया या एक को छोड़ के सारे का इंसॉल्वेंसी हो गया, मैंडेटरीली फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज यू हैव अ चॉइस, आपको फर्म डिसॉल्व करना है या कंटिन्यू करना है, राइट। अच्छा, फर्म कंटिन्यू करना है तो फिर क्या होगा?
वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाएगा। जिसका डेथ या इंसॉल्वेंसी होगी उसे हटा दोगे, बाकी लोग कंटिन्यू करोगे। बराबर, ये क्लियर है हमें? अगर आपने फिक्स टर्म वाली पार्टनरशिप की थी, जैसे ही टर्म खत्म पार्टनरशिप खत्म, पूरा फर्म खत्म, राइट? टर्म खत्म फर्म खत्म, पक्का? एंड अगर आपने स्पेसिफिक पार्टनरशिप की थी, पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए पार्टनरशिप की थी, एक्टिविटी खत्म पार्टनरशिप खत्म, राइट? अनलेस अदरवाइज अग्रीड, या फिर अनलेस इंप्लाइडली अग्रीड। सर इंप्लाइडली अग्री कैसे होगा? फिक्स टर्म का पार्टनरशिप था, टर्म खत्म होने के बाद भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप एट विल बन जाएगा। स्पेसिफिक पार्टनरशिप था, काम खत्म होने के बाद भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जनरल पार्टनरशिप बन जाएगा, राइट? सो अगर आपने कंटिन्यू किया फर्म आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टर्म और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, तो फिर वो पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज डिसॉल्व हो जाएगी। पक्का? एनी डाउट ओवर हियर? श्योर? हमें ये चारों पॉइंट क्लियर है? डेथ, इंसॉल्वेंसी, एक्सपायरी ऑफ फिक्स टर्म एंड कंप्लीशन ऑफ वर्क। आगे देखते हैं फिर। डिसॉल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज। On the happening of any one of the following contingency, the firm is automatically dissolved. So इसका मतलब क्या है? कोई भी अनसर्टेन सिचुएशन आ जाए, कोई भी कंटिंजेंसीज आ जाए, फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। लेट्स से फर्म जिस ऑफिस में था, फर्म जिस ऑफिस से ऑपरेट करता था, वो ऑफिस जिस बिल्डिंग में था, राइट? वो बिल्डिंग ही गिर गई। फर्म का जो बिजनेस था, फर्म की जो फैक्ट्री थी, उसमें लेट्स से आग लग गई। आई मीन रियल लाइफ में पीपल हैव सीन ऐसे केसेस जहां जनरेशनल वेल्थ हैव गॉन ओवरनाइट, राइट? सो कोई भी ऐसी कंटिंजेंसी हो गई तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। एंड डिसॉल्यूशन बाय नोटिस, अगर पार्टनरशिप, ऑब्वियसली ये सिर्फ कब होगा? अगर पार्टनरशिप एट विल है, तो एक पार्टनर नोटिस देके फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। बराबर? अदरवाइज इजीएस्ट वे तो है ही डिसॉल्यूशन बाय अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स आपस में अग्री करके डिसाइड कर सकते हैं कि अब हमें फर्म को डिसॉल्व करना है। सर अगर पार्टनरशिप बाय विल है, पार्टनरशिप एट विल है, तो कोई भी एक पार्टनर डिसाइड कर सकता है कि हमें पूरे फर्म को डिसॉल्व करना है। और नॉर्मल पार्टनरशिप है, फिक्स टर्म के लिए पार्टनरशिप है, तो सारे पार्टनर्स को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें डिसॉल्व करना है। अच्छा, अगर फिक्स पीरियड के लिए पार्टनरशिप है और कोई एक पार्टनर को लगता है कि हमें फर्म को डिसॉल्व करना है, हमें फर्म को डिसॉल्व करना है, तो उससे सिंपली दो ऑप्शन है, या तो सबको कन्विंस करो, अदरवाइज तुम रिटायर हो जाओ, तुम रिटायरमेंट ले लो, राइट? पर अगर पार्टनरशिप एट विल है, तो तुम अकेले चाहते हो कि पूरा फर्म बंद हो, कोई बिजनेस नहीं करेगा, तुम पूरा फर्म को बंद करा सकते हो। पक्का? कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें? श्योर? पार्टनरशिप एट विल में तो कंटिन्यू करेगी। यस, ये थे हमारे मेथड्स ऑफ ऑप्शनल डिसॉल्यूशन। मैंडेटरी डिसॉल्यूशन कब होगा? पहला, जब डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स, राइट? एंड सेकेंड, बिजनेस ऑफ द फर्म बिकमिंग अनलॉफुल। ध्यान से सुनना मेरी बात, या तो आप जो बिजनेस कर रहे हो वो काम करना ही अनलॉफुल हो जाए, या फिर वो काम पार्टनरशिप में करना अनलॉफुल हो जाए, कि ये एक्टिविटी करना तो अलाउड है पर पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें होती है जो एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस में अलाउड नहीं होती। फॉर एग्जांपल, जब आप सीए बन जाओगे, आपको अगर सीए की प्रैक्टिस करनी होगी, बोर्ड लगे हुए देखते होंगे ना, एबीसी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट? आपको अगर सीए की प्रैक्टिस करनी है तो आप कंपनी फॉर्म में नहीं कर सकते, या आप इंडिविजुअल करो, दैट मीन सोल प्रोप्राइटरशिप, या फिर आप पार्टनरशिप में करो, कंपनी फॉर्म में नहीं कर सकते, राइट? सर क्यों नहीं कर सकते? वो इंटर में सिखाऊंगा, राइट? आपको
इसी तरह बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज है जो अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस में करने अलाउड नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग बिजनेस अगर करना है वो प्रोप्राइटरशिप में नहीं कर सकते, पार्टनरशिप पे नहीं कर सकते, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कर सकते हो, कंपनी में कर सकते हो, पार्टनरशिप पे नहीं कर सकते बैंकिंग बिजनेस। सो इसी तरह या तो जो काम आप कर रहे हो वो करना अलाउड नहीं है, या फिर वो काम करना पार्टनरशिप फॉर्म में अलाउड नहीं है, आपको मैंडेटरी फॉर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? पक्का? Where an event happens which makes the business of the firm unlawful, the firm is also dissolved. This includes the cases where the business of the firm is rendered unlawful by outbreak of war, or where the object for which the firm was formed becomes unlawful or illegal, or where the business remains lawful but it is forbidden to be carried on in the partnership. या तो आप जो काम कर रहे हो करना ही मना हो गया, या फिर वो पार्टनरशिप में करना मना हो गया। इस सिचुएशन में आपका फर्म मैंडेटरली डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर है मैं ये बात? पक्का? नो कंफ्यूजन? ये थे हमारे मोड ऑफ, ये थे हमारे डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। पक्का? डिफिकल्ट लगा कुछ भी? इसमें से 8 मार्क के क्वेश्चन आते हैं केस स्टडी बना के। ऐसा सिचुएशन देगा, कैसे देगा 8 मार्क का क्वेश्चन? थोड़ा सुनो कि 4 पार्टनर है ABCD, उसमें से D की डेथ हो गई। नाउ शी इज इन द ओपिनियन द फर्म विल हैव टू बी मैंडेटरीली क्लोज्ड, whereas B is in the opinion they still have the option to continue the firm, right? Now so both B and C could not decide whose terms are to be agreed with. They approach you as a qualified chartered accountant are required to advise B and C in the terms of Indian Partnership Act 1932. कुछ नहीं, आपको एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवाइस करना है। अब उसमें कुछ स्टूडेंट लास्ट में लिख के आते हैं यस बी इज करेक्ट, फिर ICAI बोलता है ओके कम अगेन, राइट? प्रॉपरली आपको प्रोविजंस के साथ डिस्क्राइब करना है। ऐसे केस स्टडी में क्या लिखोगे? सर देखो दोनों समझो, 8 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क का नहीं है। सर ICAI मार्क्स ना कंटेंट के हिसाब से डिसाइड करता है। हमें लगता है इतना बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क के लिए पूछते हो, आंसर छोटा रहता है, उसका क्वेश्चन बड़ा रहता है खाली। हमें लगता है इतना छोटा क्वेश्चन 8 मार्क के लिए, उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा पूछा है। तो ये केस स्टडी जो मैंने आपको बोला अभी, राइट, ओरली, इसमें कंटेंट बहुत सारा पूछा है। आपके 2 प्रोविजन हिट हो रहे हैं इसमें, एक मैंडेटरी डिसोल्यूशन का और एक ऑप्शनल डिसोल्यूशन का, दोनों लिखना पड़ेगा। बी और सी दोनों का कंटेंशन है ना। आपको क्या बोला? यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज एज ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिर्फ सी को, बी को एडवाइस करोगे क्या? सी को भी तो एडवाइस करना पड़ेगा, राइट? कि आप प्रोविजन लिखो मैंडेटरी डिसोल्यूशन का, आप प्रोविजन लिखो ऑप्शनल डिसोल्यूशन का, और फिर आप अकॉर्डिंगली लिखो कि भाई, फिर आप ऑब्वियसली फैक्ट लिखोगे, फिर एनालिसिस में लिखो कि सिंस यहाँ पे एक पार्टनर की डेथ हुई है, सो द फर्म इज हैविंग अ चॉइस। इफ दे वांट दे कैन कंटिन्यू द फर्म, एंड इफ दे वांट they can dissolve the firm, right? However, this is subject to contrary. अगर इनके पार्टनरशिप अग्रीमेंट में ही लिखा होता कि एक पार्टनर का डेथ होने से भी हम मैंडेटरी फर्म डिसॉल्व कर देंगे, तो फिर फर्म मैंडेटरी डिसॉल्व होता है। क्या है प्रॉब्लम? लोग ये लास्ट पार्ट जो रहता है ना सिचुएशन में, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी, वो मेंशन करना भूल जाते हैं। और वो 8 मार्क के लिए ये क्वेश्चन इसलिए बनाया गया क्योंकि लोग वो लिखना भूलते हैं। जहां पे सिंपल क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के लिए होना, प्रॉपरली सोच के लिखो। जब सिंपल क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स, मतलब ज्यादा मार्क्स के जब क्वेश्चन आते हैं ना, यूजुअली टफ नहीं रहते। उसमें हमें लगता है कि ये 2 चीजें हिट हो रही है, एक्चुअली 3-4 चीजें हिट हो रही होती है, और हमें पता ही नहीं चलता क्या क्या हिट हो रहा है, राइट? और हम खुश होके आते हैं हमने तो पूरा लिखा। जैसे आज का पेपर आने वाला है आपका, आपको लगेगा एक चीज हिट हो रही है, पर वहां 2-3 चीजें हिट हो रही होगी। तो मेरे पास है पेपर आपका, किसी पेपर लीक कराने के पैसे लगते हैं, मालूम है ना? चलो, तो ये बिहार नहीं है तो यहाँ पेपर लीक भी नहीं होता ना। चलो, कोई कंफ्यूजन है इसमें? बहुत इजी पेपर सेट किया मैंने आप लोग के लिए आज।
उसी में से किया, उसी में से पूरा उसी में से। एकदम सेम, तुम लोग लिखो। अगर ऐसे लिखा हुआ है पार्टनरशिप में तो डिसॉल्व एक पार्टनर कर सकता है, लेकिन उसने जाते समय नहीं किया, अब बाद में ऐसे मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि अगर एक पार्टनर चाहे तो फिर डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन उसने जब वो जा रहा था तब उसने डिसॉल्व कहाँ जा रहा था? मतलब छोड़ के जा रहा था, हाँ, तो फिर वो तब नहीं बोल रहा है डिसॉल्व करने, बाद में आके बाद में कैसे बोलेगा? अब तो पार्टनर ही नहीं रहना, वो पार्टनर डिसॉल्व कर सकता है ना। फर्म छोड़ के चला गया, अब आप पार्टनर कहाँ रहे? पहले था ना पार्टनर, अब थोड़ी ना है। एक्स का क्या रोल? मतलब अभी उसके पास फिर मतलब एक बार छोड़ दिया। छोड़ दिया। चलो, ये रुद्रेश का अच्छा डाउट है, इससे कॉम्प्लिकेटेड केस स्टडी बन सकती है, अभी तक बनी नहीं है वैसे। पर आईसीआई को पेपर टफ करना हो तो ये बना सकते हैं। इसके डाउट को मैं थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में केस स्टडी बना के बताता हूँ। लेट्स से देयर आर 4 पार्टनर्स इन द फर्म ए, बी, सी एंड डी। डी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, राइट? या रुको, ए, बी, सी, डी 4 फर्म एंड द पार्टनरशिप डीड ऑफ द फर्म कंटेन्ड a clause that any partner if he wants can dissolve the firm, बराबर? D amongst the 4 decided to retire from the firm, रिटायर हो गया फर्म से। 10 days later he realized that he was having the power to dissolve the firm and thought that instead of retiring he would be going for dissolution of the firm. Now D approached A, B and C and mentioned his intention to dissolve the firm, referring to the provisions of Indian Partnership Act 1932. Comment. रिटायर तो हो गया था, ये डाउट था ना रुद्रेश, बराबर? बन गया प्रॉपर केस स्टडी। तो इसलिए हमें एवरी डाउट इज ए जेन्युइन डाउट। लग रहा है ना एग्जाम लाइक क्वेश्चन, और एग्जाम में थोड़ा सा दिमाग हिलाने वाला, राइट? बट हमको हमारे बेसिक्स को एकदम स्ट्रांग रखना है। देखो डीड में क्या बोला था? एवरी पार्टनर इज हैविंग राइट टू डिसॉल्व द फर्म। वो रिटायर हो गया, वो पार्टनर बचा ही नहीं, अब वो आकर फर्म डिसॉल्व नहीं कर सकता, राइट? जो चला गया, बराबर? श्योर? एक्स का वापिस काम नहीं है, बराबर गुरलीन? चलो, क्या हमें डिसॉल्यूशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट में कोई कंफ्यूजन है? पक्का? तो आगे बढ़ते हैं फिर, डिसॉल्यूशन विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। चलो पहले तो ये बता दो कौन कौन आज के टेस्ट के लिए पढ़ के नहीं आया। मैंने जेन्युइनली बहुत सिंपल पेपर सेट किया आज वाला, सच में एकदम सिंपल पेपर सेट किया है। पहले मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट सेट किया था, फिर मैंने चेंज कर दिया कि जब केस स्टडी कितना ये बता सकता हूँ कितने, रुको इसी में। हाँ बोलो। हाँ उसी में से बनाया मैंने पेपर। अब उसमें से कौन कौन 50 आउट ऑफ 50 लाएगा बताओ? हाँ, उसी में से बनाया है। डिसॉल्यूशन विथ इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। अभी कोर्ट का इंटरवेंशन कभी चाहिए? जब कुछ पार्टनर्स को लगता है कि फर्म डिसॉल्व करना चाहिए और कुछ को लगता है कि कंटिन्यू करना चाहिए। बिकॉज अगर सबको लगे कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करो। सब अग्री हो जाए कि डिसॉल्व करना है, डिसॉल्व करो। कुछ को लगता है कि हमें डिसॉल्व करना है, कुछ को लगता है हमें कंटिन्यू करना है। तो जिन्हें लगता है कि डिसॉल्व करना चाहिए फर्म को, वो कोर्ट के पास जाएंगे कि भाई हम यहाँ पे अग्रीमेंट पे नहीं आ पा रहे, सब एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे, आप ही हमारा फर्म डिसॉल्व करा दो, राइट? कोर्ट उस सिचुएशन में सारे पार्टनर्स की बात सुनेगा। ऐसा नहीं कि आपने कोर्ट को बोला डिसॉल्व करा दो, कोर्ट डिसॉल्व करा देगा, राइट? कोर्ट क्या करेगा? सारे पार्टनर्स को बुलाएगा, सबकी बात सुनेगा एंड अकॉर्डिंगली फिर जजमेंट पास करेगा कि फर्म डिसॉल्व करना है कि नहीं करना है, बराबर? देखो
अ पार्टनर में फाइल ए सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स एंड कोर्ट में डिसॉल्व। मैंने शैल बोला क्या? में। कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है, राइट? किस किस ग्राउंड्स पे, किस किस सिचुएशन में हम कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं फॉर डिसोल्यूशन? देखो, सबसे पहले इंसैनिटी ऑफ अ पार्टनर। अगर हमारा कोई एक पार्टनर इंसेन हो गया है, हमारा कोई एक पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया है, अनसाउंड माइंड याद है, तो हम बाकी पार्टनर्स जो इंसेन हुआ है उस पार्टनर को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर्स में से कोई भी अप्लाई कर सकता है कोर्ट को कि हमें फर्म को डिसॉल्व करना है। पक्का? कि जब तक सही था तब तक तो ठीक था, अभी हमें इंसेन के साथ बिजनेस नहीं करना, इंसेन के साथ काम नहीं करना, बराबर? और जब तक इंसान करण था ठीक था, अभी राहुल हो गया तभी हमको नहीं करना। वो किधर है आज? सारी चीज़ें आज एक साथ हो गई ना छुट्टी मारने वालों के लिए। एक तो संडे, ऊपर से मॉर्निंग लेक्चर, ऊपर से टेस्ट, वो भी लॉ का, ऊपर से इंडिया जीत गई कल। कौन कौन मैच देखा? कौन कौन मैच देखा कल? वाह, पढ़ना वढ़ना नहीं था तुम्हें? चलो, इंडिया तो जीत गई, अभी हमें भी तो जीतना है। चलो, परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर क्वाइट। अगर कोई पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल हो जाए परफॉर्मेंस करने के लिए, क्वाइट, कोई पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल हो जाए, उस सिचुएशन में भी कोई भी एक्सीडेंट से या किसी भी रीजन से वो इनकेपेबल हो जाए कोई भी चीज़ परफॉर्म करने के लिए, राइट? उस सिचुएशन में हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन अप्लाई करेगा? जो पार्टनर इनकेपेबल हुआ, उसके अलावा बाकी के सारे पार्टनर्स, बराबर? मिसकंडक्ट ऑफ अ पार्टनर, वेयर ए पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। किसी पार्टनर ने कोई गलत एक्टिविटीज की है इन टर्म्स ऑफ हिज ड्यूटीज, उसने मिसकंडक्ट किया है। मिसकंडक्ट मतलब रॉन्ग डूइंग ऑफ ड्यूटी, मिसकंडक्ट मतलब रॉन्ग डूइंग इन द ड्यूटी। आपका जो काम था, आपका जो काम था एज अ पार्टनर जो करना चाहिए था, उसमें आपने कुछ गलत काम किया है, कुछ मिसकंडक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, एक सीए को साइन करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करना चाहिए, बिना चेक किए आप साइन कर दिए, आपने मिसकंडक्ट किया, राइट? आपने देखा होगा जब भी सीए के बोर्ड्स लगे हुए, सीए फर्म्स के, मोर और लेस आपको वो सारे बोर्ड्स एक ही जैसे दिखेंगे। आप कभी किसी सीए के ऑफिस के बाहर कोई ऐसा ग्लॉसी बोर्ड चमकता हुआ नहीं दिखेगा, कोई लाइट बोर्ड नहीं दिखेगा, राइट? नए नोटिस के तार से नोटिस करना, सारे फर्म्स का बोर्ड आपको एक जैसा ही दिखेगा, राइट? क्यों सर? क्योंकि आईसीआई का कहना है कि वैसा ही बनाना है, आप फैंसी बोर्ड नहीं बना सकते। सो लेट्स से किसी सीए ने फैंसी बोर्ड बनाया, किसी पार्टनर ने फैंसी बोर्ड बनाया, सो यहाँ पे आपने क्या किया? मिसकंडक्ट किया। सो अगर आप मिसकंडक्ट करते हो, सो फिर क्या हो सकता है? जिसने मिसकंडक्ट किया उसके अलावा बाकी सारे पार्टनर्स कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। पक्का? आपको जो काम असाइन किया गया था, देयर हैज बीन परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कि कंटिन्यूअसली आपको वार्निंग्स देने के बाद भी आप अपने एग्रीमेंट पे जो ड्यूटी असाइंड है, जो फर्म के अफेयर्स को आपको मैनेज करना है, उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे हो, देयर हैज बीन कंसिस्टेंट ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट। उस सिचुएशन में फर्म को डिसॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन दिया जा सकता है कोर्ट में। फॉर एग्जांपल, ये 4 पार्टनर थे, उसमें से एक पार्टनर है जो ये करण, ये हर बार क्या करता है? हर बार क्या करेगा? रात को आएगा ऑफिस, देखेगा आज कितना कैश कलेक्शन हुआ है, पूरा घर लेके चले जाएगा,
चोरी नहीं कर रहा है। आइडियली वो कैश पार्टनरशिप के अकाउंट में जाना चाहिए था। ये लेके चले जा रहा है कि बाद में सेटल कर लेंगे, कि अभी मैं लेके जा रहा हूं ना, बाद में रिटर्न कर दूंगा। चोरी नहीं कर रहा है, बता के ले जा रहा है। कैश लेके ग्रुप में मैसेज कर देता है 48,000 कैश रिसीव्ड बाय मी। तो बाकी पार्टनर से बोला भाई देख, तू फर्म का कैश घर मत ले जाया कर, यहीं रहने दे, फर्म में जरूरत पड़ती है। एक बार मना किया, 2 बार मना किया, तीसरी बार मना किया, फिर भी यही काम कर रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं हम? कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं फॉर डिसॉल्यूशन। पक्का? कौन अप्लाई करेगा? ये खुद तो करेगा नहीं, इसको छोड़ के बाकी पार्टनर्स। पक्का? एक बार ये पॉइंट रीड करेंगे, बोलो। राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। नहीं तो बट 3 चीजें होनी चाहिए थी ना। पहला पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी तो अलाउड होना चाहिए था। अलाउड रहता नहीं है यूजुअली, अलाउड रहेगा तो कर सकते हो। ये तो एक्सट्रीम सिचुएशन पहुंच गई ना। एक्सपेल करना तो सिंपल सिचुएशन है, कुछ नहीं हो पाया तो आप यहां तक पहुंचे हो। यस, एरनियस मतलब गलत, एररफुल। एरनियस मतलब विथ एरर्स। कि आप अकाउंट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी करण की थी, वो प्रॉपर अकाउंट्स ही नहीं बना रहा। वो डेबिट वॉज गोज आउट, क्रेडिट वॉट कम्स इन कर रहा है, राइट? एरनियस मतलब अकाउंट्स विथ एरर्स। किसी पार्टनर को नहीं, बिकॉज पर्टिकुलरली लॉ में राइट दिया हुआ है नॉट टू बी एक्सपेल्ड। एक्सपेल तभी हो सकता है अगर आपके एग्रीमेंट में प्रोवाइडेड है। उस केस में आपके पास ऑप्शन यही है, आप डिसॉल्व करवाओ, बचे हुए लोग फिर नया पार्टनरशिप बना लो। चलो चल सकते हैं क्या आगे? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी पार्टनर ने, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट याद है क्या? कि अपना शेयर पूरा का पूरा बेच दिया, सामने वाले के पास कोई राइट नहीं है, चुपचाप प्रॉफिट बस शेयर कर लो, राइट? समझो पार्टनरशिप तो कॉन्ट्रैक्ट है ना। नए पर्सन को हम 4 ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, हम चारों में से एक पर्सन जबरदस्ती दूसरे पर्सन को हमारे साथ एंटर करा के चला गया, राइट? हम में से कोई भी कोर्ट में केस फाइल कर सकता है फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, और जो नया पार्टनर आया है वो भी केस फाइल कर सकता है फॉर डिसॉल्यूशन। बिकॉज उससे पहले लगा था कि ठीक है मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मुझे बाकी से क्या मतलब, राइट? अब वो देख रहा है उसे प्रॉपर्ली प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है, कैलकुलेशन पता ही नहीं चल रहा है उसे। उसको पुराने पार्टनर ने कुछ एक्सपेक्टेशंस बताए होंगे ना कि भाई तू मेरा शेयर खरीद ले, तेरे को लेट्स से एनुअली 10 लाख का प्रॉफिट मिलेगा, लगभग 10 लाख का प्रॉफिट मिलेगा। वो पहले ईयर देखा उसको 2 लाख का ही प्रॉफिट मिला। उसे कैलकुलेशन तो पूछ नहीं सकता, उसे लगा चलो इस साल फर्म का परफॉर्मेंस खराब होगा, अगले साल फिर 2 लाख का ही प्रॉफिट मिला, थर्ड ईयर फिर 2 लाख का ही प्रॉफिट मिला, राइट? सो कोई भी पर्सन जो पार्टनरशिप फर्म में नया एंटर हुआ है वो भी अप्लाई कर सकता है
फॉर फाइलिंग द, सॉरी वो अप्लाई कर सकता है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. सो where the partner transfers the whole of his interest or share to a third party, the court may allow the dissolution of the firm. The court may also allow the dissolution when the entire share of partner is attached or sold by an order of the court. या आप खुद से बेचो या कोर्ट के ऑर्डर से आपका शेयर बेच दिया जाए, बाकी पार्टनर्स अप्लाई कर सकते हैं फॉर डिसोल्यूशन. द सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मे बी फाइल्ड बाय एनी वन ऑफ द पार्टनर्स अदर देन द पार्टनर हु हैज ट्रांसफर्ड हिज इंटरेस्ट और शेयर. अब जो बेच के चला गया वो तो पार्टनर ही नहीं रहा ना, बराबर. परपेचुअल लॉसेज इन द बिजनेस, बिजनेस में हमें कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है. व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस. अगर आप फर्म का बिजनेस करोगे तो लॉस ही होगा, प्रॉफिट होने का स्कोप नहीं. आप कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो कि आप हमारे फर्म को बंद करवा दो. एंड लास्ट इज अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स. अगर और भी कोई जेन्युइन और भी कोई जस्टिफाइबल ग्राउंड्स हो, जस्टिफाइबल रीजन हो, कोर्ट उसके लिए फर्म को बंद करा सकता है. जैसे कि एग्जांपल से कुछ, डेडलॉक इन द मैनेजमेंट, कोई फर्म संभालने वाला ही नहीं है, देयर इज डेडलॉक इन द मैनेजमेंट, चारों पार्टनर्स ने बोल दिया हम तो नहीं संभालेंगे. नेक्स्ट इज पार्टनर्स आर नॉट इन द टॉकिंग टर्म्स. पार्टनर्स में लड़ाई हो गई, उनकी एक दूसरे से बातचीत बंद है, टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है वो. लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम. सबस्ट्रेटम क्या होता है? सबस्ट्रेटम क्या होता है? सबस्ट्रेशन का मतलब होता है बेस, फाउंडेशन. हमने जब फर्म बनाया होगा हमारा कोई बेस, कोई फाउंडेशन होगा ना, किस लिए हम फर्म बना रहे हैं. वी हैव लॉस्ट दैट फाउंडेशन, वी हैव लॉस्ट दैट फाउंडेशन. हमने एक फर्म खोला था जिसमें हमने सोचा था कि हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करने लग गए, राइट. सो अप्लाई कर सकते हैं हम कोर्ट को, कोई भी पार्टनर अप्लाई कर सकता है कोर्ट को, और कोर्ट हमारे फर्म को डिसॉल्व करा देगा, बराबर. कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टनर गैम्बलिंग करने लग गया है, गैम्बलिंग करने लग गया है, राइट. सो हम अप्लाई कर सकते हैं, फर्म का कोई भी पार्टनर अप्लाई कर सकता है कि आप फर्म को डिसॉल्व करा दो. पक्का. बट अगर उसकी जो गैम्बलिंग का लॉस होगा, अगर पार्टनर गैम्बलिंग का लॉस होगा, उसको बाकी पार्टनर्स को भी बियर करना पड़ेगा ना. यस. चल सकते हैं आगे. चलो, लास्ट टॉपिक फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? सबसे पहले जब भी फर्म डिसॉल्व होता है पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा. अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, then the partner shall remain liable to the third party for their acts done even after dissolution of the firm. So 4 पार्टनर थे ABCD, फर्म डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व होने के बाद भी डी ने फर्म के नाम पे बैंक से लोन ले लिया, इसके लिए ABCD चारों लायबल रहेंगे, बराबर. कोई कंफ्यूजन है इसमें? एक बार ये एग्जांपल रीड करेंगे. वही एग्जांपल रीड करें, सेम एग्जांपल जो मैंने ABCD बोला, X and Y करके यहां दिया है. थैंक यू. देखो दादा ने भी तुम लोगों पे भरोसा करना बंद कर दिया है, कॉफी डायरेक्ट पकड़ाना है, तुम लोग बीच में घपला कर देते हो. आज डायरेक्ट आई है तो पूरी कॉफी आई है. गुरलीन, वो जिस दिन इस साइड बैठता है कॉफी आधी आती है, आधी गायब हो जाती है. चलो ये एग्जांपल रीड करेंगे. कल तो कोई डाउट्स भेजने वाला था, कुछ लिखा हुआ. नंबर बोल. आ गया. अच्छा बहुत 10 मिनट.
चलो आगे चलें। कंटिन्यूइंग अथॉरिटी फॉर वाइंडिंग अप। फर्म डिसॉल्व होने के बाद भी पार्टनर्स की अथॉरिटी रहती है टू बाइंड द फर्म फॉर द फॉलोइंग पर्पस। इफ इट इज नेसेसरी टू वाइंड अप द अफेयर्स ऑफ द फर्म एंड इफ इट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बट नॉट कंप्लीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। आपने वाइंडिंग अप कर ली, उसके बाद भी ये दो काम करने की अथॉरिटी है आपकी। पहला, वाइंडिंग अप करने के लिए जो भी काम करने पड़े, वाइंडिंग अप करना है, डिसोल्यूशन करना है, राइट। हमने डिसाइड कर लिया हमें डिसॉल्व करना है फर्म, हमने फर्म को एग्रीमेंट से डिसॉल्व कर दिया। अब जब डिसॉल्व कर दिया हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट बिफोर डिसोल्यूशन नहीं बन सकता। आप जो अकाउंट्स में रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो वो तो आफ्टर डिसोल्यूशन होता है ना। रियलाइजेशन तभी बनता है जब डिसॉल्व हो गया है फर्म, राइट। रियलाइजेशन बनेगा कब? जब आप एसेट्स बेचोगे, और एसेट्स कब बेचोगे? जब डिसॉल्व हो गया। लायबिलिटी कब पे ऑफ करोगे? जब डिसॉल्व हो गया, राइट। सो ये जो आपके रिक्वायरमेंट्स और डिसोल्यूशन से रिलेटेड, उसके लिए आप अभी भी अथॉरिटी है आपकी, सारा एक्शन आप ले सकते हो। एंड कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो डिसोल्यूशन के पहले स्टार्ट कर लिया था वो आपको कंप्लीट कर सकते हो डिसोल्यूशन के बाद भी। पक्का? कोई कंफ्यूजन है? पार्टनर्स राइट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट, ये पॉइंट एक बार रीड करेंगे। हर पार्टनर का राइट है कि जब भी डिसोल्यूशन हो रहा है वो फर्म के प्रॉपर्टीज को यूज कर सकता है इन सेटलिंग द डेट्स ऑफ द फर्म। और अगर सारी लायबिलिटी सेटल करने के बाद कुछ सरप्लस बच जाए, दैट सरप्लस अमाउंट विल बी डिवाइडेड अमंग्स द पार्टनर्स। हर पार्टनर का राइट है कि सरप्लस में उसे पार्ट मिले। पक्का? कोई कंफ्यूजन है इसमें? बट अगर लॉस हुआ है तो कैसे पे करेंगे? अगर लॉस हुआ है हमें डिसोल्यूशन में तो कैसे पे करेंगे? पहले जो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा उससे पे कर दो। फिर भी लॉस बच गया, हमारे कैपिटल से पे कर दो। फिर भी लॉस बच गया तो अब पार्टनर से आप पैसे मंगवाओ, बिकॉज यहां लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पार्टनर्स को पैसे देने पड़ेंगे, राइट। एंड ध्यान रखना जो फर्म के एसेट्स है, देखो फर्म और पार्टनर्स दोनों एक दूसरे के एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल है। बट ध्यान रखना फर्म का एसेट पहले फर्म का लायबिलिटी पे करने के लिए यूज होगा, पार्टनर का पर्सनल एसेट पहले पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी पे करने के लिए यूज होगा। उसके बाद कुछ बच जाता है तो दूसरों के लिए यूज करेंगे। लाइक पार्टनर का पर्सनल लायबिलिटी पे करने के बाद कोई एसेट बच जाता है, उससे हम फर्म की लायबिलिटी पे कर सकते हैं। सिमिलरली फर्म की लायबिलिटी पे करने के बाद कुछ एसेट्स बच जाते हैं तो हमने ऑलरेडी देखा वो सरप्लस पार्टनर को दे दो, उससे पार्टनर अपनी लायबिलिटी पे कर देगा। पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। श्योर? अभी यहां पे हमने बीच में एक टॉपिक छोड़ा था। डिसोल्यूशन के बाद फर्म के अकाउंट सेटल करने पड़ेंगे, क्वाइट। अगर एक कोई स्पेसिफिक अग्रीमेंट है कि अकाउंट्स कैसे सेटल करने तो वैसे करो, और अगर स्पेसिफिक अग्रीमेंट नहीं है तो फिर जो रूल्स पार्टनरशिप एक्ट में दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सेटल करना पड़ेगा। ऑलरेडी हमने वो सारे रूल्स पढ़ लिए कि लॉस है तो कैसे पेमेंट करोगे, एसेट्स को कैसे यूटिलाइज करोगे,
राइट? कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? श्योर? पक्का? सो विद दिस वी आर डन विथ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. अभी क्विकली आप लोग को एक बार यहां से यहां रीड करना है. चलो पढ़ने के लिए टाइम दिया है. चलो क्या हो गया उसको? सो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आर कंप्लीटेड. लाइक हार्डली अगर मैं आपको बोलूं कि हमारा सिलेबस कितने लेक्चर्स का और बाकी है, क्या वो बताने से सीरियसनेस आएगी पढ़ने की? हाँ पक्का? अराउंड 6 लेक्चर्स. ओनली 6 लेक्चर्स. कंसिडरिंग 3 to 3 hours ऑफ एन लेक्चर, मतलब मे बी 2 weeks मैक्स. 2 weeks मैक्स. 20 घंटे का भी नहीं है, पोर्शन तो और कम है. मैं तो मैक्सिमम पकड़ रहा हूं. चलो तो चलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप में फर्स्ट प्रेफरेंस तो कॉन्ट्रैक्ट को देना है ना. चलो चल सकते हैं आगे. नाउ
आज मैं वैसे क्वाइट क्वाइट आज मैं वैसे कंपनीज एक्ट चालू करवाने वाला था, बट आपका लेक्चर भी फिर 4 आवर्स का ही हुआ, आज 6 आवर्स का शेड्यूल नहीं हुआ. एंड LLP कंपनीज की बात करेंगे एंटायरली, इससे बस कॉपी पेस्ट करना है इसको, राइट. टेस्ट होगा, डोंट, इतना बड़ी नहीं, आराम से टेस्ट होगा, राइट. नाउ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं हम आज. छोटा सा लॉ है, आज ही खत्म हो जाएगा. अरे पेजेस से क्यों ना, पार्टनरशिप देखो, ये इसमें तो 1 घंटा लगता है LLP पढ़ने में, कितना पेज है देखो, उससे ज्यादा है. 10 ही है, मतलब 12 ही है. पेजेस से मत नापा करो कितना देर लगेगा. कॉन्ट्रैक्ट में तो एक एक पैराग्राफ में एक एक लेक्चर लग गया था कई बार. चलो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हमारे सिलेबस का सबसे बोरिंग चैप्टर है. आइए,